वेलकम टू बिज टॉक लाइव, जहां हम बात करते हैं बाजार खुलने के और बंद होने के बीच के आंकड़ों के बारे में कि कैसा बाजार चल रहा है, क्या हाल चल रहा है। अगर हाल के बारे में बात करें, पहले बाजार कैसा चल रहा है उस पर बात करें तो निफ्टी 50 शुरू से ही रॉकेट बना हुआ है। खुला वो 25,770 के करीब पे, लेकिन 25,919 तक टच करके गया। हालांकि अगर अभी बात करूं तो 25,880 के करीब पे बना हुआ है। सब कुछ हरा नजर आ रहा है। अगर मैं देखूं आंकड़ों पर कि निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 80 बिल्कुल ग्रीन है, वो ग्रीन लाइट जली हुई है बिल्कुल। निफ्टी बैंक्स की बात करूं तो वो भी ऊपर चढ़े हुए हैं 351 आंकड़ों से। इसके अलावा बात करूं निफ्टी फिन सर्विसेज, निफ्टी 100 मिड कैप स्टॉक्स हो गए, स्मॉल कैप, सब कुछ एवरीथिंग इज ग्रीन। तो बाजार तो इस समय अच्छा ही नजर आ रहा है। हालांकि आज फेड के रिजल्ट्स भी देखने को मिले। 0.25% जो है आंकड़े, मतलब घटा रेट भी। और चलिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रूपक दे सर, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आज बाजार कैसा है और लेंगे सभी कॉलर्स के सवाल जितना हमसे हो पाएगा। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बाजार पर आप क्या कहेंगे पहले, कि कैसा आपको लग रहा है? सब कुछ ग्रीन है, हरा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो मार्केट मुझे जो अभी आज का जो रिकवरी दिया मार्केट, जो नीचे के लेवल से जो रिकवरी आया था, एक तो कल का लो तोड़ा था, तोड़ने के बावजूद भी निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया। बट हमें याद रखना होगा, जो रिकवरी आया था फेड की डोविस कमेंट्री की चलते रिकवरी आया था। बट हमारे जो मार्केट का जो वीकनेस था, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रहा था डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी पहली बार इन द लास्ट 1.5 मंथ में बैंक निफ्टी पहली बार 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेंटीमेंट तो नेगेटिव होके रखा था। बट हाँ, नीचे के लेवल से एक बार रिकवरी आया और 26,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। 26,000 पे कॉल राइटिंग भी है। 26,000 जब तक नहीं टूट रहा है डिसाइसिवली, तब तक मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। और डिसाइसिव बेसिस में नीचे सपोर्ट रहेगा 25,700 की। 25,700 अगर टूटा तो सेलिंग इंटेंसिफाइड हो सकता है, सीरियस सेलिंग आ सकता है मार्केट में। बट तब तक मुझे लगता है मार्केट साइडवेज फेज में रह सकता है बिटवीन 25,700 एंड 26,000। सर लेकिन जैसा आपके आंकड़े बताते हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं, निफ्टी गेनर्स भी आज कोटक बैंक, इटर्नल, जियो फिन। निफ्टी लूजर्स भी रहे भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, ये सब रहे। सर आपको क्या लगता है आज कौन सा सेक्टर जो है बाजार बंद होते होते, कोई भी ऐसे 3 सेक्टर्स बता दीजिए सर जो बाजार बंद होते होते आज रॉकेट ही बन के रहने वाले हैं, अपने निवेशकों को खुश ही रखने वाले हैं? ये सबसे जैसे कि आपने बताया कोटक बैंक के नाम, तो इंडेक्स वाइज मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे बेस्ट लग रहा है आज का दिन। और मुझे लगता है विथ गेन्स बंद करेगा मार्केट में। और आईटी में थोड़ा बहुत वापसी दिखने को मिल रहा है कल का सेलिंग के बाद। तो आईटी और बैंक्स मुझे अच्छा लग रहा है, मेनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये दोनों सेक्टर मुझे लगता है क्लोजिंग विथ गेन्स बंद कर सकता है। सर और लूजर्स की भी मेरा सेम सवाल है। अगर आपको लगता है कि आज थोड़ा निराश जो कर सकते हैं, वो कौन से होने वाले हैं? आज थोड़ा साइडर्स दिख सकता है। सीपीएससी इंडेक्स निफ्टी जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है वो, और ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करके क्लोज दे सकता है। ये दोनों सेक्टर थोड़ा लैगिंग लग रहे हैं मुझे। हालांकि अभी पॉजिटिव जोन में ही है, बट बाय द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिविटी लेके बंद कर सकता है। तो सर इसके अलावा यूएस फेड पॉलिसी भी आई, इंटरेस्ट रेट भी 25 बेसिस पॉइंट्स तक कट चुके हैं। और जो अब अगर बात करें यूएस में, इंटरेस्ट रेट रेंज जो है वो 3.5 से 3.75% के बीच हो गया है। वहीं इस साल जो है यूएस फेड तीसरी बार उसने अपनी दरें घटाई है। सर इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर ये भी बोला जा रहा है कि साल 2026 और जो आने वाला साल 2028, उसमें सिर्फ एक बार ही रेट कट होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि रेट कार्ड का जो सिलसिला है वो आगे भी चलेगा। क्योंकि जो फेड का जो पहला स्टैंस था कि फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो वो उसमें फेड इन्फ्लेशन को नीचे लाने में सक्षम था। और जीडीपी को भी जीडीपी का भी सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। तो जीडीपी आंकड़ों में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी फेड ने क्या चालू किया, फेड को लेबर मार्केट में वीकनेस आ गया, तो उसके लिए लेबर मार्केट को सपोर्ट देने के लिए फेड ने जो रेट रिड्यूस करने के लिए का जो प्रोग्राम चालू किया, मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रहेगा। हालांकि
कितने रेट कट्स होंगे वो कह नहीं सकते, क्योंकि फेड का नजर रहेगा नंबर्स के ऊपर, और उस नंबर के बेसिस पे फेड रेट घटाएंगे, कितना घटाएंगे वो आगे चल के हमें पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि जो इजी मनी जो प्रोसेस चल रहा है वो कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन सर क्या आज जो बाजार में जो रफ्तार देखने को मिली है, क्या यूएस फेड के रिजल्ट की वजह से ही देखने को मिली है, या फिर बाजार पहले से ही अपनी इस पकड़ पे मजबूत लगा था? जी नहीं, हमारे बाजार की बात करें तो हमारे बाजार में तो ऑलरेडी वीकनेस था, और एक इंटरमीडिएट एक थोड़ा राहत मिले आज का दिन। पेट का जो सॉफ्ट एक स्टांस था उसके लिए, जो डोवी स्टांस था उसके लिए। और बट यूएस फ्यूचर की बात करें तो यूएस फ्यूचर में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर था एआई के ऊपर, डाउट के चलते ओरेकल की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर आया था। तो इसके लिए यूएस डाउ फ्यूचर और यूएस फ्यूचर डाउन था। तो इसका असर अभी तक इंडियन मार्केट में आया नहीं। बट जब तक हम 26,000 के नीचे रहेंगे तब तक सेंटिमेंट ओवरऑल साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। सर एक दिलचस्प बात ये भी रही इस बार की यूएस फेड पॉलिसी में कि साल 2019 के बाद पहली बार 3 सदस्यों के फैसले के खिलाफ 9/3 रहा, 9 वर्सेस 3, ऐसा साल 2019 में हुआ था जब इतने लोग एक अगेंस्ट थे। नहीं तो ये साल 2019 के बाद साल 2025 के एंड में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि सर और ये जो साल 2026 में सिर्फ एक बार रेट कट की भी जो बात है, सर आपको लगता है कि फेड के एक बार रेट करने से जो साल 2026 में कट करेगा, जो भी जब भी वो फैसला लिया जाएगा, तो इससे क्या शेयर बाजार जो भारत का है उस पर भी असर पड़ेगा, एशियन या एशिया के बाजारों पे भी असर पड़ने को दिख सकता है ओवरऑल? बहुत सारे फैक्टर्स ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन मार्केट को। हमने रिसेंट टाइम भी देखा, फेड का रेट कट तो होता है इंडिया में, वन डे का, एक दिन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसके बाद इंडियन मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर तो आएगा, फेड एक रेट कट करे या 3 रेट करे, थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली इमीडिएट बेसिस पे इम्पैक्ट आएगा, बट अपना मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। सर इसके साथ ही थोड़े हमारे कॉलर्स हैं, लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, थोड़े उन कॉलर्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि उनके सवाल क्या हैं। सर पहला कॉलर का नाम है सुमी ज्ञान, ये बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, जीएमडीसी 540 बाइंग क्या करना चाहिए सर? उन्होंने मल्टीपल पूछे हैं स्टॉक्स, में एक ही करके नाम लूंगी। जीएमडीसी के बारे में बताइए सर पहले। जीएमडीसी को अभी होल्ड करके रख सकते हो आप, क्योंकि आज का सत्रों में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया आवरली चार्ट में, और आवरली चार्ट में भी मतलब लास्ट 4-5 दिनों में एक पहली बार एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया। तो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। 540 का ही एक रेजिस्टेंस बन रहा है, 540 के ऊपर सस्टेन करता है तो 570 तक जा सकता है, और करेंटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 488। सर इसके साथ ही एक और उन्होंने पूछा है आपसे ACME सोलर के बारे में 290 पर, शुड आई एवरेज हियर, पूछ रहे हैं। एक्मे सोलर, राइट? तो ये हाँ जी हाँ, एवरेज कर सकते हो, बट एवरेज अगर करते हो तो उसका स्टॉप लॉस 214 में रखना है, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मतलब कंटिन्यूअस सेलिंग के बाद पिछले 1-2 दिन एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकदम लो पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था, और RSI भी इंडिकेट किया ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ वहां से एक रिवर्सल आया। तो अभी ऐड कर सकते हो आप, बट स्टॉप लॉस रख दीजिए 214 के नीचे। सर इसके अलावा एक और हमारे कॉलर हैं, मुझे लगता है सुमी ज्ञान जी, पहले आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है अपने दोनों शेयर्स के साथ। इसके अलावा सर सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो पूछ रहे हैं कि पहले वो बोल रहे हैं, नमस्कार सर, काइंडली सजेस्ट अ लेवल टू एक्यूमुलेट TMCV फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में पूछ रहे हैं। जी नमस्कार। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल मुझे पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, बट वेरी नियर टर्म में एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो। 354 का स्टॉप लॉस डालना होगा, होल्ड कीजिए, अपसाइड में 400 तक जा सकता है। तो सर इनको भी होल्ड करके रखना चाहिए? जी हाँ, होल्ड करके रखना चाहिए। तो सुधीर जी आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है। इसके अलावा सर हमारे एक और कॉलर है मुनमुन चंदा जी, जो पूछ रहे हैं कि सर 7 पीस एम्बर लेकर रख दिए हैं ₹6,735 पे, 6,735 पे रखे हैं सर 7 पीसेस एम्बर के,
आपकी राय क्या रहेगी सर, इस पे पूछ रहे हैं। नंबर में अगर देखें तो सेंटिमेंट तो वीक है डेफिनेटली, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है, और अगर देखें रिसेंट चार्ट में तो स्टॉक रिसेंट एक महीना के अंदर सॉरी 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 26% का करेक्शन दिया। तो करेक्शन के बाद स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है। अभी स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 63, 35, 30। तो 63.30 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, स्टॉक में एक रिकवरी आ सकता है, क्योंकि आरएसआई पर डाइवर्जेंस बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अपसाइड में 7,000 तक जा सकता है। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने स्टॉक जो आपने ले रखा है एम्बर, उसके साथ क्या करना है। सर इसके अलावा और भी सवाल है। तरुण गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। मदरसन एट 106, कैम्स एट 765, बहुत सारे हैं सर, एक एक करके जान लेते हैं। मदरसन एट 106 है, उसके बारे में पहले बताइए। समुद्र मदरसन की बात है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, और फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे 125 तक जा सकता है। और नीचे 116 की एक सपोर्ट है, 116 की सपोर्ट से होल्ड कीजिए, 125 तक लग रहा है ऊपर में। सर इसके अलावा वो कैम्प्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, जो उन्होंने 765 के लिए। ये कैम्प्स का आज का अगर चार्ट देखें तो थोड़ा वीकनेस तो ऑलरेडी है, बट सपोर्ट जो 720 पे रहेगा, होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 720, और अपसाइड में 780, 800 तक जा सकता है। सर इसके अलावा मैक्स हेल्थ एट 111, मतलब 1,111 रुपए में इन्होंने लिया। जी हाँ, मैक्स हेल्थ का चार्ट नेगेटिव ही लग रहा है, बट सपोर्ट के पास है। सपोर्ट है 1050 का, 1050 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है रिकवरी में 1120, 1150 तक जा सकता है। इसके अलावा सर एक और स्टॉक है इनका, HDFC कैंप, उसके बारे में बताइए। 2,700 पर उन्होंने लिया है। सर बैंकिंग सेक्टर्स तो अच्छा ही परफॉर्म करते दिख रहे हैं आज, मतलब गेनर्स में बने हुए हैं। HDFC बैंक कल तो नेगेटिव क्लोजिंग दिया, लेकिन आज वापस आ गए ऊपर, और बट इसमें ना कोई ट्रेंड, डिसाइसिव ट्रेंड दिख नहीं रहा है कि ये एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 980 का स्टॉप लॉस डालना होगा, होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 1020 जा सकता है, 1020 के ऊपर नया लेवल्स खुलेंगे। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा तरुण गोयल जी कि आपको क्या करना है। इसके अलावा सर और भी हमारे सवाल मौजूद हैं, जैसे कि एक है आरजे के थ्रू आया है, बंधन बैंक ACC व्यू। बंधन बैंक और ACC दो पर आई गेस इज आस्किंग। बंधन बैंक में तो एक पैटर्न बना है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और एकदम ओवरसोल्ड जोन में बना है। तो यहाँ से एक रिकवरी आना चाहिए, और रिकवरी कंटिन्यू होना चाहिए टिल 147, 148 के ऊपर बंधन बैंक पे नया लेवल्स खुलेंगे। 148 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। करेंटली होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 140। आई गेस आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। सर इसके अलावा एक अभिलाष चंद्रा जी भी हैं, वो बोल रहे हैं नमस्कार, मेरे पास बजाज हाउसिंग फिन के 1,000 शेयर्स है एट 100 रुपीज के रेट पर, क्या ये पार जाएगा? प्लीज सजेस्ट। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट खास कुछ एनकरेजिंग नहीं है, उल्टा मैं तो कहूँगा बहुत डिप्रेसिंग चार्ट है। तो फिलहाल वीकली चार्ट में एक रिवर्सल का मोमेंटम दिखा रहा है, कितना होगा वो देखना पड़ेगा। तो स्टॉक को 97 से लेके 100 का बीच में एक रेजिस्टेंस है, 100 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है बायर्स इंटरेस्ट दिखाए स्टॉक के अंदर, और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट बाइंग आ सकता है। तो होल्ड नाउ विद स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से 91। सर लेकिन देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो मतलब शेयर भी है सर, वो एक साल से भी अगर देखा जाए तो लाल पे ही पड़ा हुआ है। 32% का नीचे वो गया हुआ है पास्ट ईयर भी, आज भी वो डाउन ही दिख रहा है। 5 दिन पहले, 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो मतलब हरा तो है ही नहीं कहीं से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लिस्टिंग होने के बाद से कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आ ही जा रहे हैं। हाँ यही मैं पूछ रही थी सर, तो कुछ उम्मीदें इसकी कभी ऊपर आने की आपके? अभी एक बार तो
अप्रैल में लास्ट दिस ईयर अप्रैल में एक बार ट्राई किया था, लेकिन वहां पे भी ऊपर में सेलिंग प्रेशर आ गया था और नीचे आ गया स्टॉक। इस बार भी अगर 100 के ऊपर आता है तो चांसेस रहेगा। फिलहाल तो देख के लग रहा है कि एक छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है, लेकिन 91 या 90 के नीचे अगर आ जाता है वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो आई गेस आरजे जी आपको पता चल गया होगा, और अभिलाष जी आपको भी। सर इसके आगे बढ़ते हैं, उनका एक और सवाल है एसीसी और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेके। एसीसी पे तो आपने बता ही दिया सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर आपको क्या लगता है सर, कैसे रहेगा आज का भी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट थोड़ा पॉजिटिव होने के ट्राई कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक नेगेटिविटी में था, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर था, और स्टॉक के अंदर पिछले कई 2-3 महीना में 25% काइंड ऑफ करेक्शन हो गया। यहाँ से एक रिकवरी आता है तो मुझे लगता है 280 और उसके बाद 290 तक जा सकता है। बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना पड़ेगा, वो है 258। रिसेंट जो लो है तो 258 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है। सर एक सवाल है जो पूछा जा रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में, वीरेंद्र पटेल जी द्वारा पूछा जा रहा है, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है सभी इन्वेस्टर्स के मन में होगा कि सर, वो पूछ रहे हैं आपसे कि सर निफ्टी का ईयर ऑन ईयर रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड दिस ईयर क्या रहने वाला है? आपको क्या लगता है कि साल खत्म क्या 26K विल रिज्यूम बाय 31 दिसंबर? योर व्यू सर, 26,000 निफ्टी छूकर ही क्या दिसंबर सीरीज से जाएगा? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि 26,000 की आसपास ही रहना चाहिए। दिस ईयर अराउंड 10% काइंड ऑफ रिटर्न दिखा रहे हैं निफ्टी ऑलरेडी। तो खास कुछ चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है दिसंबर में। टुवर्ड्स द एंड दिसंबर में 15 तारीख के बाद रिटेल का बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का काम और कम हो जाता है। तो कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स, गवर्नमेंट स्टॉक्स, ये सब सारे स्टॉक्स में हलचल बढ़ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। बट ओवरऑल निफ्टी का जो रेंज रहेगा वो लिमिटेड ही रहना चाहिए। 10 से हो सकता है 10 से 11% हो, बट वही लगता है आसपास ही, 26,000 के आसपास ही लग रहा है। सर अगर आज जैसे तारीख 11 दिसंबर साल 2025 चल रहा है, अगर मैं एक साल पीछे जाऊं, बिल्कुल 11 दिसंबर साल 2024 पे निफ्टी की बात करूं, तो जब वो क्लोज हुआ तो उस समय दौरान तो अप्रॉक्स 24,640 के करीब अप्रॉक्स वहां पे जाके था उस समय, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं थोड़ा। तो सर आज यहाँ 26,000 की बातचीत चल रही है। देखिए आज भी 25,919 पे गया, बस थोड़ा सा कुछ ही डिजिट्स का था कि बस 26 होते होते रह गया। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अभी साल 2026 आने वाला है, सेम इसी एक साल जब उसे होगा, तो आपको क्या लगता है सर? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं बहुत अनुमान लगा रहे हैं 29,000 जाएगा, 27,000 तो ऐसे ही चला जाएगा, अभी 27,000 क्रॉस कर देगा। आपको क्या लगता है सर कि एक साल बाद अगर देखा जाए तो निफ्टी क्या बनेगा? एक साल भी अगर मैंने ज्यादा लंबा टर्म बोल दिया तो जनवरी में बोलूं, अगर 26 की शुरुआत का पहले जनवरी सीरीज की अगर बात की जाए, तो निफ्टी कितने पर रह सकता है? आपको क्या लगता है सर, आपका अनुमान? देखिए जनवरी का मंथ का नाम सुनते ही स्टॉक मार्केट में एक स्केरी पिक्चर आ जाता है, याद आ जाता है, क्योंकि जनवरी हमेशा सेलिंग प्रेशर लाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग प्रेशर ही लाते हैं जनवरी में। तो और अगर देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो 2017 से लेके हर बार निफ्टी ईयरली टर्म में पॉजिटिव रिटर्न ही दिया। तो इस बार भी 10% काइंड ऑफ रिटर्न दिया। तो हो सकता है 2026 हो सकता है पॉजिटिव। ऐसा कुछ हम विदाउट एनी डेटा नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट ईयर नेगेटिव रिटर्न ही देगा। बट नहीं सर, लेकिन एक अनुमान काइंड ऑफ होता है कि हाँ यहाँ तक जा सकता है, एक है जैसे। हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तो नेगेटिविटी का कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं है कि 27 में हमारा बेयरिश कोई प्रेडिक्शन हो। बट जो करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे लगता है कि 2026 भी स्ट्रेंथ पे रहेगा निफ्टी। ऐसे ही निफ्टी सिग्निफिकेंट रैली दिखा सकता है, मोटा मोटी 28,000 तक भी जा सकता है। 27 तो जाना ही चाहिए, 28,500 तक भी जा सकता है यहाँ से निफ्टी, जितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जनवरी की बात करें तो जनवरी थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रहा है इस बार भी। ये तो सर बस कुछ ही दिनों की बात है, जब शुरुआत होगी पता चलेगा कहाँ पे जाके ये अनुमान रुकता है। इसके अलावा सर एक और हमारे कॉलर हैं अभिलाष जी, वो पूछ रहे हैं आपसे कि
जियो फाइनेंस के बारे में बताइए, क्या ये ऊपर जाएगा? प्लीज सजेस्ट। जी, जियो फाइनेंस में ना स्ट्रेंथ उतना खास कुछ नहीं है। रिसेंटली करेक्शन हुआ, करेक्शन मुझे लगता है एक बार एंड हुआ, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 289 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। और अपसाइड में मुझे लगता है 305 तक जा सकता है, 305 के ऊपर 315, तो ये 3 लेवल रहेगा। 289 स्टॉप लॉस, अपसाइड में 305, उसके बाद 315, ये रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है। इसके अलावा सर एक और हमारे कॉलर हैं, वोट अधिकार करके उनका नाम है। वो पूछ रहे हैं टाटा कैपिटल्स 3 लॉट और वो लिए हैं उन्होंने उस पे, हाँ, तो इस पे क्या करना चाहिए सर? 3 लॉट लिए हैं उन्होंने, होल्ड किया हुआ है। आईपीओ प्राइस 1 लॉट होल्ड किया हुआ है, आपका व्यू पूछ रहे हैं। टाटा कैपिटल्स कैसे रहने वाला है, मुझे लगता है वो यही पूछना चाह रहे हैं। जी सब हाँ, कुछ एक साथ पूछ लिया है तो कॉमन वगैरह कुछ है ही नहीं। जी सर, टाटा कैपिटल्स कैसे रहने वाला है, ही इज टाटा आस्किंग। टाटा कैपिटल का मुझे लगता है कि खास कुछ ट्रेंड नहीं है, एकदम साइडवेज, जैसे जब से लिस्टिंग हो तब से साइडवेज ही चल रहा है, ऐसा खास कुछ ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बायर्स ने पूरा इसमें हम दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया। तो मुझे लगता है साइडवेज पैटर्न ही चलेगा आगे चलते हैं। और स्टॉप लॉस को डालना है तो 319 का स्टॉप लॉस रहेगा, 319 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। उसके नीचे आता है तो आपको थोड़ा पोजीशन कम करना। 3 लॉट आप आईपीओ में शायद आपको अलॉट हुआ, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप। 3 लॉट में से एटलीस्ट 1 लॉट निकाल दीजिएगा। इसके अलावा शेषा साई भी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है, एक मतलब आई गेस ये एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है सर, उसके ऊपर आपको क्या कहना है, वो कैसा रहने वाला है? कौन सा स्टॉक? शेषा साई, स्पेलिंग बता सकते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं बता सकती हूँ। स्पेलिंग है SESHAASAI। मैंने भी इज द फर्स्ट कॉलर हु हैज आस्क्ड अबाउट इट बेसिकली। हाँ हाँ, मिल गया। हम्म। हमारे कॉलर्स चुन चुन के वो स्टॉक्स लाते हैं जिनके बारे में जो जिक्र, ऐसी ऐसी जगह पे पैसा है सर, ऐसी जगह पे पैसा है, कभी कभी हम ही सोचते रह जाते हैं कौन सा स्टॉक। क्या लगता है सर आपको इस पे? तो चार्ट इसका देखिए, इसका भी लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू उसमें सेलिंग प्रेशर आते ही गए। और अभी रिसेंटली एक बार ट्राई किया था एक रिकवरी देने का, लेकिन फेलियर हुआ। हाई लेवल पे सेलर्स वेट कर रहे थे। तो अभी भी आज का क्लोजिंग तो हुआ नहीं, बट जैसे पैटर्न बना रहा है, डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाई हो सकता है। स्टॉप लॉस लगा दीजिए 290 का, 290 के नीचे, 290 के नीचे मुझे लगता है और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है अपने दोनों स्टॉक्स के अंदर। और इसके अलावा सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, निफ्टी मिड कैप 100 जो है वो भी आज ऊपर है, हरे पे बना हुआ है, 59,453 के करीब पर बना हुआ है। और लगातार उसमें देखा जाए तो हरा ही वो बना हुआ है। क्या लगता है सर आपको, कौन से मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आज तहलका मचा सकते हैं, अगर ठीक रह सकते हैं बाजार में, उसके ऊपर बता दीजिए। मिड कैप स्टॉक्स में मुझे अच्छा लग रहा है कमिंस इंडिया, सॉरी, हिंजिंग, ये सारे स्टॉक अच्छा लग रहा है। हिंजिंग की बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट और रैली दे सकता है। 567 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे 510 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना पड़ेगा। सर एक और सवाल आया है यहाँ पे रोहिराज जी का कि सर अडानी पावर बताइए, 150 पे लिया था 200 होल्ड करें? 150 पे लिया था 200 होल्ड करें, सवाल ये। हाँ, तो देखिए, अदानी पावर में खास कुछ ट्रेंड नहीं है। वो जो ब्रेकआउट दिया था, बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, वो फेलियर होते हुए दिख रहा है मुझे। बट हाँ, डेफिनेटली आप एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो, पूरा एग्जिट मत कीजिए। 134 के नीचे आता है तो आप थोड़ा पोजीशन हल्का कर लीजिएगा। सर आगे अगर मैं बात करूं, आईपीओस की भी बात कर सकते हैं थोड़ी आज, मतलब आईपीओस भी बहुत सारे, मतलब मीशो का भी बहुत बातचीत चली। आपको क्या लगता है कि कैसा रहा, और कैसा आईपीओ इस समय आपको लगता है कि बेटर रिजल्ट्स दे रहा है वो? कि मीशो का डेटा तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर स्टॉप लॉस लेवल बताना है तो एक स्टॉप लॉस लेवल में रिकमेंड करूंगा, वो है 165 के नीचे पोजीशन हल्का करना चाहिए मीशो में से।
सर बाकी ट्रेड डील के ऊपर भी बहुत चर्चा चल रही है। अभी यहाँ पे यूएस डेलीगेशन आया हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या निकल के आएगा? क्योंकि दिल्ली में आए हुए हैं और कल आए थे और आज भी बनी हुई है, 2 दिन की चीजें हैं। क्या लगता है सर आपको, अब होगी भी ये डील नहीं? क्योंकि पुतिन जी के आने के बाद से थोड़ा मामला गड़बड़ है। इवन टैरिफ ऑन राइस भी लगाने की बात चल रही है। सर अगर राइस पर टैरिफ लगा दिया गया, बिकॉज इंडिया मुझे लगता है उसकी प्राइमरी जो रूट्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द हार्ट ऑफ इंडिया है। मतलब मुझे लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग है और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सोचेगी नहीं है इसके ज्यादा, क्योंकि ये हम देख भी सकते हैं और इवन ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं वहां से। सर आपको क्या लगता है अगर बाय चांस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी की आदत है कि जब भी कोई मीटिंग होगी उससे एक दिन पहले वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट डालते हैं प्रेशराइज बनाने के लिए, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी है वो, मतलब है ही ऐसे, अब क्या कहें। तो उन्होंने भी राइस पर बोल दिया, अचानक से उनको याद आया जी हमारे चावल जो है अच्छे जा रहे हैं, इन पे लगाओ कुछ, टैरिफ लगाना चाहिए। उन्होंने बहुत बोला कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टैरिफ। सर अगर भारत के राइस एक्सपोर्ट पर या राइस पर टैरिफ लगा तो क्या इंडियन शेयर मार्केट पर इसका असर देखने को मिलेगा साफ साफ? जी क्योंकि हाँ, सारी चीज़ नहीं है शेयर मार्केट से जुड़ती है सर, सब कुछ जो कुछ होगा ये कोर इम्पैक्ट होगा, अच्छा बुरा जो भी लेते। जी जी सर। हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन वो जो ट्रेड डील का बात कही आपने, वो ट्रेड डील जब तक नहीं होता है, नहीं अनाउंस्ड ऑफिशियल नहीं होता, तब कुछ नहीं बता सकते। इवन इन्वेस्टर को कोई भरोसा नहीं है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर तो कोई भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और बाद में इग्नोर भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। तो लोग अभी समझ गए हैं कि बार बार उनका बातों पे आके पोजीशन एडजस्टमेंट करना छोड़ दिया। लोग सोचते हैं कि लेट्स वेट एट द साइड लाइन, लेट्स लेट द डस्ट सेटल, देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। तो वही मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे इन्वेस्टर लोग, और आगे देखा जाएगा डील होने के बाद, एक्चुअल डील होने के बाद। बट डील मुझे लगता है पूरा कॉम्प्लेक्स डील रहेगा, क्लीन डील तो नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ भी डील करने की कोशिश कर रहा है, डील हो भी रहा है, और यूएस के साथ। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहेगा, और देखते हैं कैसा बैठते हैं पूरा सिचुएशन। सर एक और मेरा सवाल रहेगा, भी हाल फिलहाल में बिस्तक पे एक वीडियो भी गया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो टाटा है, टाटा की जो ट्रेंड कंपनी है जो बेसिकली जुडियो और वेबसाइट्स को कमांड करती है, ऑपरेट करती है, सर उसके शेयर्स ने इस साल 43% से ज्यादा जो है लॉस दिया है, नुकसान में गया है, करोड़ों में नुकसान झेलना पड़ा है, लाख करोड़ों में। तो सर आपको क्या लगता है उस वाले शेयर के बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहां पे अपना पैसा लगा रखा होगा? क्या लगता है सर आपको? टेक्निकल चार्ट पे तो वीकनेस है अभी भी, और कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर, कोई अर्जेंसी नहीं है एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल की। तो मुझे लगता है जो टाटा का जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है कि जूडियो के थ्रू बड़ा एकदम सोफिस्टिकेटेड शोरूम खोल के एकदम सस्ते में माल बेचना एक स्ट्रैटेजी है उसका, उनका मार्केट शेयर बढ़ाने का। वो इन्वेस्टर लोग सही तरह से नहीं ले रहे, कंटिन्यूस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और मुझे लगता है टेक्निकली अगर बात करें तो 3970 का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फर्दर करेक्शन में आ सकता है स्टॉक, यहाँ से सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 4360 से लेके 4400 का। जब तक 4400 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा। सर इसके अलावा जो मार्केट है वहां पे ऑटो सेक्टर्स का क्या हाल चल रहा है, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि देखा जाए तो मारुति भी आज ग्रीन ही दिख रहा है। इसके अलावा सर अगर बात करें बजाज ऑटो तो ये भी ग्रीन ही दिख रहा है सर। नहीं बजाज ऑटो भी ग्रीन ही, हाँ ग्रीन ही दिख रहा है सर। क्या लगता है सर आपको, कैसा रहना? एमएनएम भी सर हरा ही, महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी। क्या लगता है ऑटो सेक्टर कैसा चल रहा है? क्या ऑटो सेक्टर तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ही चल रहा है, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से। हाँ तो और जैसे ऐसे कभी स्ट्रक्चरल बुल मार्केट चलता है ना, तो ऑटो, मेटल, ये सारे स्टॉक्स एकदम, बैंकिंग, ये एकदम टॉप पे चलते हैं क्योंकि ये चलाते हैं। हाँ। तो ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा ही लग रहा है। सर इसके अलावा हमारे कॉलर हैं वो आपसे पूछ रहे, प्रशांत नाम है उनका, वो बोल रहे हैं हमको फर्स्ट टाइम आईपीओ अलॉट हुआ, ग्लोटीज अब लॉस है, क्या करें? कौन सा आईपीओ? सर इन्होंने ग्लोटीज का नाम लिया है, ग्लोटीज लॉजिस्टिक कंपनी। हाँ हाँ। हम्म।
तो इसमें से एग्जिट लेना चाहिए। या तो स्टॉप लॉस डाल दीजिए 55 का, 55 के नीचे एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम्म तो आई गेस आपको पता चल गया होगा प्रशांत जी आपको क्या करना है। इसके अलावा सर एक और हमारे कॉलर है, वो आपसे पूछ रहे हैं वेदांता 200 शेयर्स 434 के करीब की बाइंग, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का ही, आपका व्यू क्या है इस पे प्लीज? लॉन्ग टर्म के लिए पूछना चाह रहे होंगे जी, लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू इसका। क्योंकि वीकली चार्ट देखे तो इसका प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और सोफर सस्टेन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो 490 का स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा 490। जब तक 490 के ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। और यहाँ से अगर अपसाइड अगर काउंट करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर और जाना चाहिए, 630 के आसपास जाना चाहिए। सर वेदांता वैसे भी अच्छा परफॉर्म ही करता आ रहा है, देखा जाए तो उसके प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो सर वो मतलब ग्रीन में ही रहा है, मतलब ऐसा इतना, जैसा हमने अभी इससे पहले वाला जो स्टॉक लिया था वो ग्रीन पे पता नहीं कब आएगा, ऐसा लग रहा था वो ग्रीन पे कभी आएगा नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आई गेस जब मैं बता रही थी आपको सर, वो तो खुलते ही लाल ही बना हुआ है। जी हाँ, इसका चार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव रिटर्न ही दिया वेदांता एज कम्पेयर टू ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाँ तो सर फिलहाल तो यही सवाल थे जो मैं चाह रही थी हमारे ऑडियंस के थ्रू मैं आपसे पूछूं कि क्या उनका इस पर कहना है। इसके अलावा सर मुझे लेकिन एंड करने से पहले आपका एक पीओवी जानना होगा कि आज बाजार जैसे हरा ही रहा, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 26,000 से थोड़ा नीचे रहा निफ्टी भी, तो सर आपको क्या लगता है कि बाजार बंद होते होते ऐसे ही कमाल के हरे हरे में ही बंद होगा, या अभी कहीं किसी सेक्टर्स में नीचे डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है? और आपको क्या लगता है कि बाजार बंद होते होते कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स आपके हिसाब से आपको लग रहे हैं कि हाँ ये अच्छा प्रदर्शन दे के जाएंगे, तो इनके अंदर बनाए रखना ही सही है? ग्रीन जी, तो आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी तो रहेगा, वन साइडेड ऐसा तो शांत मार्केट तो नहीं रहेगा। तो एक वोलेटिलिटी रहेगा, हो सकता है नीचे डिप मारे बहुत जोर से, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं मुझे लगता है कि एट द एंड मार्केट आज का क्लोज एटलीस्ट ग्रीन में ही देगा। और ऐसा स्टॉक जो जैसे कि कमिंस इंडिया, हिंजिंग, ये सारे स्टॉक मुझे पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। सर इसके अलावा थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अब जब बाजार बंद होगा तो देखते हैं कि आंकड़ों पे क्या सबकी नजरें जाती हैं। आपने अपना टाइम दिया और हमने इस पर बात की, हमने सारे शेयर्स के ऊपर जो भी हमें कॉलर्स ने दिए हमने कोशिश की सब कवर करने की। सर ने बताया, आपको इस सजेशन दिया, बाकी आपका इस पर क्या कहना है मैं नीचे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच सर, रूपक सर, फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड इस लाइफ में जुड़ने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।